तो दिस इज नॉर्मल स्प्रिंग। अगर इस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, इफ वी कंप्रेस दिस स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं लाइक दिस, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, देयर विल बी एक्टिंग सम फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वो आउटवर्ड फोर्स क्यों लगता है? दैट इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर देखो मैं स्प्रिंग को अंदर की तरफ ले जाता हूँ, इस स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को मैं अंदर की तरफ अगर धक्का लगा देता हूँ लाइक दिस, एट दैट टाइम दिस कंप्रेस्ड स्प्रिंग एक बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, इट विल टेंड टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर कर रहे हैं यानी अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी उस पे उसको वापस आना, इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसी थी, ठीक है, और उसको वापस उसी पोजीशन पे आना है, वो लाने के लिए वो फोर्स लगाता रहेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। हमने उसको कैसे फोर्स लगा के दबा रखा है, ये के ये इस डायरेक्शन में वी आर एक्सर्टिंग सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड फोर्स। जो ग्रीन वाला दिख रहा है दैट इज अप्लाइड फोर्स, और ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, सिमिलरली ये वाले केस में, सेकंड केस अगेन देयर इज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, खींचता हूँ, पहले दिस इज द नॉर्मल स्प्रिंग, द नॉर्मल स्प्रिंग ऊपर वाले जैसे ही है। अगर इसको पकड़ के मैं खींच देता हूँ लाइक दिस, इन दिस केस जो अप्लाइड फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स यानी मैंने जो फोर्स लगाया, दैट अप्लाइड फोर्स ग्रीन वाला जो बताया था पहले, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अप्लाइड फोर्स। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग अपनी पोजीशन को वापस मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगाती है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स। ये दोनों केसेस से ये पता चलता है दैट रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ये वाला फोर्स लगता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। तो ये तो है, ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ट्राई टू रिस्टोर द ओरिजिनल सिचुएशन ऑफ द स्प्रिंग। तो कंप्रेस करते वक्त अलग होता है, ठीक है, स्प्रिंग को यस कंप्रेस करते वक्त अलग होता है, और स्प्रिंग को जब हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं तब जो फोर्स है वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट, इन केस ऑफ अ स्प्रिंग द रिस्टोरिंग फोर्स जो भी लगता है, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी उसके साथ प्रोपोर्शन में होता है, ऑल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा? देखो मैं स्प्रिंग का जैसे जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले स्प्रिंग ऐसी थी, बाद में कंप्रेस हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है, वी हैव कंप्रेस्ड द स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन, तो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। So restoring force is directly proportional to displacement. Also, it is in the opposite direction to that of displacement. इसलिए लिखा जाता है F is proportional to minus x या minus y या minus z या minus r, कुछ भी बोल सकते हो। बस ये याद रखना, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो f is proportional to minus x. If you remove proportionality sign, एक constant रखना पड़ेगा, and that constant is k. F is equal to minus k into x. इसमें ये जो k होता है, इसी k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, और also we can write it is called spring constant. इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं. इफ यू जस्ट राइट डाउन द मैग्नीट्यूड, ओके, ये जो नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो k की वैल्यू होगी f बाय एक्स. k विल बी f बाय एक्स. इससे उसकी डेफिनेशन भी बनती है. डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन विल बी, इससे डेफिनेशन बनती है रिस्टोरिंग फोर्स acting per unit change in length is called the force constant of the spring. फिर से restoring force acting per unit change in length is called force constant या फिर spring constant of the spring. ओके, इसका यूनिट होगा, यूनिट इस देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, ये x यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर. सो न्यूटन पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. न्यूटन मीटर. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1 L0 t-2. ठीक है. एक्चुअली फोर्स का क्या होता है? m1 L1 t-2 होता है, डिवाइडेड बाय मीटर का L1 रख देते हैं तो कट हो जाएगा. विल गेट m1 L0 t-2 और सिंपली वी कैन राइट m1 t-2. ओके. और एक बात इसके अंदर देखो, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगा है, ओके, द वन विच एक्सर्ट्स मोर रिस्टोरिंग फोर्स इज हैविंग मोर फोर्स कांस्टेंट. तो अपने पेन के अंदर जो स्प्रिंग आती है उसको कंपेयर करते हैं जो बाइक के जंपर के अंदर आती है वो वाली स्प्रिंग के साथ. ओके, बोथ आर हैविंग इक्वल लेंथ. ऐसा इमेजिन कर दो, जो अपने पेन के अंदर स्प्रिंग होती है वो वाली स्प्रिंग और बाइक के जंपर की स्प्रिंग लेंथ सेम इमेजिन करो. अगर नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर पेन वाली स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर जितना अंदर की तरफ कंप्रेस करना हो और एट द सेम टाइम बाइक वाली स्प्रिंग को भी 1 सेंटीमीटर जितना कंप्रेस करना हो, इन विच केस फोर्स रिक्वायर्ड विल बी ग्रेटर. बोलो, बाइक वाले को भी 1 सेंटीमीटर जितना दबाना है और अपने पेन वाली जो स्प्रिंग है उसको भी 1 सेंटीमीटर जितना दबाना है. कौन से केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ये तो बाइक वाले केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज बाइक वाली जो स्प्रिंग होती है दैट इज अ हार्ड स्प्रिंग, उसे हार्ड स्प्रिंग बोलते हैं. हार्ड स्प्रिंग का मीनिंग क्या होगा? द स्प्रिंग विच इज हैविंग अ हायर फोर्स कांस्टेंट, जिसका फोर्स कांस्टेंट बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा, उसे बोलते हैं हार्ड स्प्रिंग. और जिसका फोर्स कांस्टेंट बहुत ही कम हो उसे बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग. तो अपनी ये जो पेन वाली स्प्रिंग होती है इट इज जनरली सॉफ्ट स्प्रिंग कंपेयर टू द बाइक वन. उससे भी सॉफ्ट स्प्रिंग हो सकती है इनसाइड अवर वॉच. वॉच के अंदर भी जो होती है दैट दैट इज सॉफ्टर देन दैट ऑफ द स्प्रिंग इन पेन. तो जल्दी से ये लिखो, ड्रॉ भी करना है, उसके बाद वो फिर थियरी करेंगे. yes, we are displacing the spring that the system is displaced from x1 to x2
जैसे x1 से x2 तक अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे एट दैट टाइम, द फोर्स इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट. So for this displacement, we can divide very small parts. We can divide the path into very small parts for which force is constant. ये फोर्स कांस्टेंट हो, वैसे छोटे छोटे पार्ट इसके कर सकते हैं. तो देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं, F1 डेल्टा x1, फिर F यहाँ पे x1 से लेके xn तक लिखना पड़ेगा एक्चुअली. F1 डेल्टा x1 प्लस F2 डेल्टा x2 up to Fn delta xn. Force into displacement will give total work done if delta x1, delta x2, they are very small. Delta xn are very small. वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F1 dx1 plus F2 dx2 up to Fn dxn. याद करो, अगर डेल्टा वाला हो तो हमको लिखना होता है सिग्मा. सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक F i डेल्टा एक्स आई. याद आया? ओके. बट अगर डी वाले टर्म हो तो हमको क्या लेना होता है? वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन. इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन 1 से लेके n तक एफ डी एक्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ये लास्ट टाइम मैंने लिखवाया था तुम लोगों को, ये जस्ट एक्सप्लेन ही किया था, लिखने को बोला था. ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया है ना ये चीज? ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं. ये थियरी अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा इंटीग्रेशन में चलते हैं डीप में. एक मिनट, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बता दो. ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी बता दो, तो फिर वापस ये रिपीट करेंगे एंड देन वील गो फॉर इंटीग्रेशन पार्ट. बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट वो फिर कुछ मीनिंग नहीं रहेगा उसका. ये समझ में आ गया सभी को? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करें यानी स्प्रिंग को धीरे 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 खींच रहे हैं, x1 से x2 सीधा नहीं. हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, चलो अब देखो इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट यूज कैसे होगा. देखो इंटीग्रेशन जनरली कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर एडिंग वेरी स्मॉल पार्ट्स. छोटे छोटे पार्ट्स को अगर ऐड करना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं. और जनरली ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज ऐड करनी हो विच इज नॉट एग्जैक्टली हैविंग अ ज्योमेट्रिकल शेप, तो भी हम लोग इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे फर्स्ट केस में देयर इज अ ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस वाई. एक्स वर्सेस वाई का एक ग्राफ है. ये ग्राफ कुछ ऐसा है लाइक दिस. ठीक है, हमको नहीं पता, ये शेप मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, इसको आर्बिट्री शेप बोल सकते हैं. आर्बिट्री यानी कोई भी टाइप का शेप. तो फॉर दिस केस अगर मुझे इतना सा एरिया फाइंड करना हो, इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस मच एरिया, तो ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं? 8-9 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा. यहाँ पे ग्राफ पेपर रख देना है इसके ऊपर. ओके, ग्राफ पेपर रख के फिर कैलकुलेट करोगे भी कितने होल एरिया आ रहे हैं, यानी 1 2 3 गिन के फिर आधे आधे भी गिनना. ऐसा कुछ मेथड आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा. ओके, अब इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व होगा वो बताता हूँ. इंटीग्रेशन में होता क्या, छोटी छोटी चीजों को ऐड करना है. ठीक है, वी हैव टू ऐड वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स.
तो अगर इतना सा बड़ा सा टुकड़ा, इसका एरिया अगर फाइंड करो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, ठीक है। वी विल डिवाइड दिस होल पार्ट इनटू वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स। तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये थोड़ा बड़ा बन गया, तीसरा पार्ट, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, छोटे पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। फाइंड आउट एरिया फॉर दिस मच पोर्शन ओनली। सिर्फ इतने से पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे एंड पूरे के लिए हम लोग जब ऐड करेंगे देन इट विल बिकम इंटीग्रेशन। तो यही देखना है हमको कि ये वाले जो पोर्शन होगा, इतना सा पोर्शन, एक्चुअली इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है वाई, इतना सा डिस्टेंस है वाई, और ये थिकनेस बहुत ही कम है, बहुत कम थिकनेस को हम लोग बोलते हैं डी एक्स, इसलिए एरिया का फॉर्मूला होगा वाई डी एक्स, ठीक है। कौन सा, ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना उसका एरिया, एरिया बहुत छोटा है, छोटा एरिया यानी हम लोग लिखेंगे डी ए। तो डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स, ठीक है। वैसा ही अगर ऐसा हो यहाँ पे पी हो एंड दिस इज क्यू, अगर कुछ ऐसा हो, इफ इट इज लाइक दिस, इतना सा एरिया फाइंड करना हो, ये कौन कर रहा है, तानिया, व्हाई यू डूइंग लाइक दिस। इतना सा एरिया अगर हमको फाइंड करना हो, इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। देखो ये x था तो दिस इज डी एक्स, ठीक है। फिर से ये x है तो ये है डी एक्स। तो ये p है तो यहाँ पे क्या लेंगे, विल टेक डी पी, ठीक है। यहाँ पे y था तो इसको हम लोगों ने लिया था y, तो यहाँ पे q है तो विल टेक q। तो इतना सा ये स्ट्रिप का जो एरिया होगा, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, डी ए विल बी q इंटू डी पी। समझ में आ रहा है, जिस एरिया विल बी डी ए इज इक्वल टू q इंटू डी पी, ठीक है। एक्चुअली इट इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड यहाँ पे दिया हुआ है सपोज वाई, ओके, इंटीग्रेशन पे बाद में आएंगे, पहले इतना सा पोर्शन है। पहले स्ट्रिप का एरिया ही समझ लेते हैं कितना आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स, बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कहीं पे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, सी ये लेंथ होगी, क्या होगी बताओ, दिस लेंथ विल बी डी वाई, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए। ये ए की जगह कुछ और ले लेते हैं बिकॉज ए एरिया के लिए लिया हुआ है हम लोगों ने, दैट दिस बी एम, कुछ भी ले सकते हैं एम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, डी ए विल बी एम डी वाई। यस, हमको ये रैंडमली डिवाइड करना है और हो सके इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक्चुअली हमको डिवाइड नहीं करना है। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन, प्रैक्टिकली जब आप एग्जाम में ये लिख रहे होंगे एट दैट टाइम, कहीं पे भी ऐसा स्केल लेके आपको डिवाइड नहीं करना है। ओके, मैं बताऊंगा आगे क्या होगा इसका। चलो अब ये पहले समझ लेते हैं, इसके बाद क्या होगा ये बाद में करते हैं। इसके बाद क्या होगा देखो,
यहाँ पे आगे ये स्टेप के बाद अगर मान लो पूरा एरिया फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा वाई डी एक्स एक स्ट्रिप, वाई डी एक्स दूसरी स्ट्रिप, वाई डी एक्स तीसरी स्ट्रिप, ऐसी सारी की सारी स्ट्रिप्स को ऐड करना पड़ेगा। तो वी कैन से वी विल ऐड वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, ऐसे बहुत सारे वाई डी एक्स को ऐड करेंगे। इफ वी ऐड ऑल दोज पार्ट्स तो जो टोटल एरिया बनेगा वो एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बिकम वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, ऐसे बहुत सारे वाई डी एक्स ऐड हो जाएंगे, दैट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। हो जाएगा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई डी एक्स, छोटे छोटे पार्ट्स का एडिशन। यस, तो एरिया कितना होगा, ए विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। सिमिलरली अगर इसका एरिया फाइंड करना हो टोटल, वांट टू फाइंड आउट दिस टोटल एरिया, जस्ट अ मिनट, ओके, वी वांट टू फाइंड आउट दिस टोटल एरिया, ये पूरा एरिया अगर हमको फाइंड करना हो तो वापस क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऐसा क्यूडीपी एक बार, क्यूडीपी दूसरी बार, क्यूडीपी तीसरी बार, ऐसे बहुत सारे क्यूडीपी ऐड करने पड़ेंगे। इफ वी ऐड ऑल दोस पार्ट्स इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ क्यूडीपी, दिस विल बी द टोटल एरिया। वैसे ये वाले केस में क्या होगा, एम डी वाई है ना, ऐसे बहुत सारे एरिया हम लोग अगर ऐड कर देते तो क्या होगा, ए विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई, बस सब में इंटीग्रेशन लगा दे, विल गेट द टोटल एरिया। अब क्वेश्चन ये आता है, प्रॉब्लम ये होगा, ये सब केस में y सेम नहीं होगा। देखो ये जैसे ये वाला केस ही है, इस केस में q इतना है, ठीक है, ये वाला q बड़ा है, ये वाला q छोटा है, तो ये सारी की सारी स्ट्रिप्स के लिए q की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, q विल बी डिफर। जैसे ये वाले केस में q ज्यादा है, फॉर दिस केस q द वैल्यू ऑफ q इज लेस, सो q की वैल्यू सब जगह पे अलग अलग होगी। तो ये अलग अलग है इसीलिए इंटीग्रेशन के अंदर है, याद है इंटीग्रेशन का एक रूल है, इफ इज एन इंटीग्रेशन ऑफ k dx अगर हो, इफ k इज अ कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, k इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, याद है सबको। जैसे ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन 5 dx, तो आंसर क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द आंसर, बोलो इसका आंसर क्या होगा। हाँ, और यहाँ पे मैं 2 से लेके 6 तक लिख रहा हूँ। Yes, 5 will be constant. Constant will come out of the integration. 5 integration 2 से लेके 6 तक dx, that will give 5 into bracket 6 minus 2, that will give 5 into 6 minus 2 कितना होता है 4, आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है, वापस से बता देता हूँ एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके 10 तक अगर ऐसा दिया हो, 10 कुछ और ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 dy अगर ऐसा दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट हो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लाना है। अगर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, 20 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 3 से लेके 10 तक dy, that will give 20 into bracket 10 minus 3, that will give, yes, 20 into 7, that will give 140। ठीक है, ये है रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा भी होगा नेट इंटीग्रेशन, अब ध्यान देना, अगर ऐसा हो लाइक y dx
फ्रॉम x1 टू x2, इफ y इज अ कांस्टेंट तो क्या होगा, y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक dx, दैट विल गिव y x2 माइनस x1, सही है ना? ओके, चलो अब ये जो स्ट्रिप्स वाला किया था ना हम लोगों ने, ये वाला केस, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन क्यू डी पी वगैरह सब, ऐसा सिर्फ दो केस लेते हैं। एक केस के लिए मैं लिखूंगा आंसर, दूसरे केस के लिए आपको अपने आप आंसर लिखना है। ओके, तो चलो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे मैं f लिख रहा हूँ और यहाँ पे x लिख रहा हूँ। इज लाइक दिस, और यहाँ पे भी ऐसा है। अगर ये डिस्टेंस है y, सुनना ध्यान से, इफ दिस डिस्टेंस इज y, ये है यहाँ पे जैसे 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर लिख देता हूँ, और यहाँ पे y की जगह मैं लिख देता हूँ 4 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू जनरल नॉलेज बताओ ये एरिया कितना होगा, बताओ ये वाला एरिया कितना होगा? यस, दिस एरिया विल बी 20 मीटर। ठीक है, ये एरिया होगा 20 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देना है बस। ओके, अब इंटीग्रेशन से फाइंड करते, जो भी मैंने पढ़ा है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना एंड ऑल, वो वाली मेथड से करके देखते हैं। देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो ये एक पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, इतनी सी पोर्शन का एरिया फाइंड करता हूँ। इतने से पोर्शन का एरिया क्या होगा, सी दिस इज y, पहले y की वैल्यू हमको पता है, लास्ट में y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 4 मीटर, ये याद रखना। तो यहाँ पे y और ये लेंथ कितनी है हमको नहीं पता, इट इज dx। तो इतने से छोटे से पोर्शन का एरिया होगा dA इज इक्वल टू y dx, dA विल बी y dx। पूरा एरिया अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन dA विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। अगर मान लो y कांस्टेंट है, और मैं लिमिट्स भी रख देता हूँ, इंटीग्रेशन dA ये तो a ही होगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें a ही लिख देना, दैट विल गिव इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे 0 से लेके 5 तक, देखो यहाँ पे 0 है और x, ये जो है ना x, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, हमको x की लिमिट लिखनी है 0 से लेके 5 तक, y dx। चलो यहाँ पे y कैसा है, फॉर ऑल दिस पार्ट्स y इज सेम, सब पार्ट के लिए y की वैल्यू, ये जो हाइट है वो सब सेम है, इसलिए y इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, दैट विल गिव y इंटीग्रेशन 0 से 5 dx। 0 से 5 dx का आंसर क्या होगा, 5। तो वी विल हैव 5 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है, 4, you get 5 into 4, that is equal to 20 मीटर। तो इंटीग्रेशन से अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो भी हमको आंसर मिलेगा 20 मीटर। ठीक है, समझ में आया? ये f और x का आप लोग सॉल्व करके बताओ अभी, इतना सा डिस्टेंस है 10 मीटर, जो मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, और यहाँ पे है 20 मीटर। एरिया हमको पता है, एरिया इज 200 मीटर, बट आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी इंटीग्रेशन से प्रूव किया वैसे प्रूव करके बताओ। इफ द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज लाइक दिस, ग्राफ ऐसा है, इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, फोर्स वेरिएबल होगा,
and if the graph is like this, sorry, और अगर ग्राफ ऐसा हो x और f, the graph is like this straight line, ये वाले केस के लिए क्या होगा, वी कैन से फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, ये वाले केस के लिए फोर्स इज वेरिएबल, एंड फॉर दिस केस ये वाला जो केस है, फॉर दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये वाला जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगा। तो अगर वेरिएबल फोर्स वाला केस हो, देन वी कैन से W इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे x1 से लेके x2 तक हम लोग अगर इंटीग्रेट करने को ट्राई कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम x1 टू x2, x1 से लेके x2 तक अगर हम लोग इंटीग्रेट करने को ट्राई कर रहे हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 f dx, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा। ओके, कैसे हुआ ये, बिकॉज वर्क डन क्या करना है, हमको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, इफ यू डिवाइड दोस इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स, तो वर्क डन होगा एफ डी एक्स, ये रहा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो जो एरिया होता है वही वर्क होता है, ठीक है, द एरिया विल बी इक्वल टू वर्क। तो एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ फाइंड करो और उस ग्राफ का एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं, एंड द एरिया विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क डन। तो इस केस में वर्क डन इतना होगा, एंड इफ इट इज लाइक दिस, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक f dx, जिसमें f की वैल्यू है कांस्टेंट, ओके, वैल्यू ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट। तो W इज इक्वल टू, फोर्स जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक dx, इसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो कैसा हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू f इंटू डेल्टा x, यानी x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और डेल्टा x या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड, ओके। एंड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन f dx, f इज अ कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, W इज इक्वल टू f dx में क्या लिखेंगे, डेल्टा x। So we have two formulas for work done. W is equal to f dx and W is equal to f delta x. ओके, सो वर्क डन का ये फॉर्मूला हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मान लो अगर ऐसा दिया हो,
देखो वर्क डन का फॉर्मूला पता है हमको, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, या फिर एफ डॉट एस या एफ डॉट आर भी लिख सकते हैं। ओके, अगर दिया हो एफ इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट एंड वेक्टर आर दिया हुआ है सिर्फ i कैरेट प्लस j कैरेट प्लस k कैरेट, तो बताओ एफ डॉट आर का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डॉट आर इन दिस केस? बताएगा कोई? या फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर वर्क डन? ये दिया हुआ है न्यूटन में, ये दिया हुआ है मीटर में। बताओ वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? बता दूं मैं वर्क डन का फॉर्मूला? देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट, एंड इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होगा, इट इज ए एक्स, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस विल बी बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू होगा, इट विल बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो वैसे ही ये वाला केस आपको सॉल्व करना है, टेल मी द आंसर, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। आ रहा है आंसर किसी का? भूल गया। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक, दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसके बाद F इज इक्वल टू मा होता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, तो गेट दिस इक्वेशन ma/dx। और आगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ। ओके, तो क्या मिलेगा? आई विल गेट, देखो w तो w ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेके x2 तक m dv बाई dt इंटू dx। ठीक है, ये dx बाई dt क्या होता है बताएगा कोई? व्हाट इज dx बाई dt कॉल्ड? यस इट इज वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी है तो वर्क का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक m v dv।
देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक, बिकॉज मास तो कांस्टेंट रहता है ना। तो देखो एक चीज ये है, वेन एवर वी राइटिंग, देखो इंटीग्रेशन में अगर ऐसा दिया हो dy, तो अगर ये y है तो ये दोनों लिमिट्स y की होनी चाहिए। इफ इट इज x तो ये दोनों लिमिट्स x की ही होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे v लिखा हुआ है तो वी हैव टू राइट लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ v एंड नॉट x। तो यहाँ पे x1 और x2 हम लोग नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट, देखो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल है उसको dv कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट v1 एंड v2। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, m बार आ जाएगा, वी गेट v dv, और यहाँ पे भी v1 और v2, दिस इज v1, दिस इज v2, और यहाँ पे होगा v dv। therefore w इज इक्वल टू m, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम v1 टू v2। therefore वर्क डन का फॉर्मूला होगा m v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। ना याद करो, v की जगह v2 रखना है, फिर v की जगह v1 रखना है। इट विल बी m v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस m माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। सो देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला होगा m, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये जो हाफ m v स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो लेट w इज इक्वल टू k2 माइनस हाफ m v1 स्क्वायर यानी k1। देयरफॉर वर्क डन हो जाएगा डेल्टा k, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था वर्क एनर्जी थियरम, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रूव किया था। इट वाज जस्ट अ सिंपल मेथड, और ये जो है वो कैलकुलस मेथड है। तो जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन स्टिल रिमेन, बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं अभी लिखने के बाद। एंड यू हैव टू राइट दिस थिंग 5 टाइम्स, ठीक है, ये 5 टाइम्स लिखना है आपको। सो डाउट हो तो बताओ, आई एम स्टिल देयर। देखो फिलर लाइंस बता देते, फिलर लाइंस इसमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग फिलर लाइंस में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, dx बाई dt इज इक्वल टू v लिख दो चलेगा, और ऐसा v1 ये v2 और v1 होगा ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। भाई जब ये v1 टू v2 होता है ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो आई एम एंडिंग अप दिस मीटिंग, बाय।